हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहला रुख केरल की ओर, जहां पर कन्नूर के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। तेज हवाओं के कारण वहां पर पेड़ भी अस्त व्यस्त नजर आए। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से पेड़ जो है वो सड़कों पर गिरे हुए हैं। राहत और सड़कें साफ करने का काम अभी भी जारी है। और अब अगली खबर दिल्ली से, जहां पर श्रीलंकाई संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। लोकसभा अध्यक्ष से ये अहम मुलाकात हुई है। नए संसद भवन स्थित लोकसभा अध्यक्ष कक्ष में अहम मुलाकात की गई है। आपको बताते हुए चले, 24 सदस्यीय श्रीलंकाई संसदीय प्रतिनिधि मंडल की ये बड़ी और अहम मुलाकात रही। तो वही संजय झा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर पहुंचा है। भारत किसी भी परमाणु ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा, ये भारत की डेलीगेशन की तरफ से कहा गया है। आपको बताते हुए चले, साथ ही ये भी कहा गया कि आतंकवादियों के ठिकानों पर सटीक हमला किया जाएगा। और अब पेरिस की ओर रुख, जहां पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पेरिस पहुंचा है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में पेरिस का ये डेलीगेशन मौके पर मौजूद रहा। पेरिस में फ्रांसीसी पत्रकारों से अहम मुलाकात की गई। चलिए रुक करेंगे चंडीगढ़ की ओर। अमृतसर ग्रामीण जिले के नौशेरा गांव के विस्फोट की घटना सामने निकल करके आ रही है। घटना पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि नौशेरा गांव के पास हुए विस्फोट की जांच जो है वो चल रही है। ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ जो भी तो वहीं दिल्ली पुलिस की दक्षिण पश्चिम जिले की टीमों ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ 10 दिनों तक चले सत्यापन अभियान के दौरान 88 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का पता लगाया और उन्हें हिरासत में लिया। सत्यापन अभियान के दौरान उनके कब्जे से बांग्लादेशी पहचान दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एफआईआर और नई दिल्ली की मदद से निर्वासन प्रक्रिया शुरू की गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 26 दिसंबर 2024 से अब तक दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने कुल 142 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का पता लगाया है, हिरासत में लिया गया है। तो वहीं डुमरी एसडीपीओ कार्यालय में बोकारो जोन के आईजी माइकल राज एस डुमरी अनुमंडल के सभी थानों के लंबित मामलों का रिव्यू किए। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभी थानों के मामलों के केस निष्पादन से संतुष्ट हुए। वहीं उन्होंने अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं और कहा है कि समय समय पर वाहन चेकिंग लगाए। इस दौरान उन्होंने बताया कि 2020 के बाद अब मामलों का रिव्यू किया गया है। वहीं पत्रकारों के द्वारा लगातार साइबर मामलों की बढ़ती घटनाओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने लोगों से जागरूक रहने की अपील की है और कहा है कि साइबर अपराध होने के बाद पुलिस तो अपना काम करती है, लेकिन कई बार मामलों में लोगों को उनका पैसा नहीं मिलता। इसको लेकर उन्होंने लोगों को जागरूक करने की अपील की है। तो 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौके पर मौजूद रहे।
कोविड-19 पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई चिंताजनक या आपातकालीन स्थिति नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है और हमारे सभी अस्पताल अलर्ट मोड पर है। देखिए, ये किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी या अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। कोविड जैसा पिछले दिनों में हमने देखा कि ये इस तरह का एक वायरल हो गया है कि जिसके कारण से केवल जैसे खांसी जुकाम आता है उसी तरह का ये सीजनल वायरस है और पूरी तरीके से स्थिति कंट्रोल में है। सारे हमारे हॉस्पिटल सजग हैं और कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई अनदेखी है नहीं और बहुत ज़्यादा कंट्रोल में स्थिति है और ऐसा वायरस नहीं है ये जिसके कारण से कोई चिंता या घबराहट हो। धन्यवाद। देखिए, ये किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी या अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। कोविड जैसा पिछले दिनों में हमने देखा कि ये इस तरह का एक वायरल हो गया है कि जिसके कारण से केवल जैसे खांसी जुकाम। तो बाला साहेब ठाकरे और ऑपरेशन सिंदूर पर गृह मंत्री अमित शाह के कथित बयान पर शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। ये सभी बयान ठीक है, लेकिन मुंबईकरों को जवाब चाहिए कि बीजेपी ने मुंबई को इस स्थिति में क्यों पहुंचाया। जो स्थिति हमने कल देखी, बीजेपी के मन में मुंबई के लिए इतनी दुर्भावना क्यों है? बीजेपी मुंबई को क्यों खत्म करना चाहती है? बारिश के कारण हजारों हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ है। किसानों को कोई मदद क्यों नहीं दी गई, चाहे वो मुंबई हो, ठाणे हो या पुणे। कई शहरों में स्थिति खराब होती जा रही है। हमारे शहरों को कोई मदद क्यों नहीं मिल रही? मुझे लगता है ये सारे बयान इधर उधर के ठीक है, लेकिन मुझे मुंबईकरों को जवाब चाहिए कि कल जो हालत हुए हैं वो भाजपा ने मुंबई के ऐसे हाल क्यों कर रखे। भाजपा को मुंबई के बारे में इतना मन में द्वेष क्यों है? भाजपा महाराष्ट्र को क्यों खत्म करना चाहती है? क्योंकि आज भी हजारों हेक्टेयर पे बारिश से नुकसान हुआ है। क्यों मदद नहीं गई है उन किसानों को? आज भी मुंबई हो, थाना हो, पूना हो, बहुत सारे शहरों में हाल ऐसे ही खराब होते जा रहे हैं। क्यों नहीं मदद मिल रही हमारे शहरों को? मैं यही पूछना चाहता हूँ। बाकी इधर उधर मुझे लगता है ये सारे बयान इधर। तो वहीं मुंबई पुलिस ने मुंबई के MIDC इलाके में एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। दरअसल मुंबई हवाई अड्डे पर हाल ही में बम की धमकी मिली थी, जिसके संबंध में व्यक्ति से मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है। मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी भी साझा की। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि 1984 के दंगों में जितने लोगों का कत्लेआम हुआ, कांग्रेस और आप ने कभी भी उन लोगों के अधिकार नहीं दिए। उन्होंने पिछली सरकारों को लेकर के उन्होंने कहा कि लोगों को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी के कारण ही पीड़ित सिखों को सहायता राशि दी गई है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन पीड़ित सिख परिवारों के 125 लोगों को नौकरियां देने का वादा भी कर रहे हैं। सरकार उन पीड़ित सिख परिवारों के साथ खड़ी है। से लेके अब तक जितने भी दंगों में लोगों का कत्लेआम हुआ, कभी पिछली सरकारों ने, ना कांग्रेस के टाइम पे ना आम आदमी पार्टी के टाइम पे लोगों को उनके अधिकार मिले, किसी भी प्रकार का सहयोग उन परिवारों को दिया नहीं गया। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण से पहले भी हमारे इन सिख परिवारों को सहायता राशि दी गई, जब उन्होंने 5-5 लाख रुपए इन परिवारों को दिए थे। और अब प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही दिल्ली सरकार ने 125 व्यक्तियों को जो सिख दंगों के दौरान मारे गए थे, उन परिवारों से हमने नौकरियां देने का कार्य पूरा किया है और जिसमें से कई लोगों ने अब ज्वाइन भी कर लिया है। हम ये चाहते हैं कि देश में अन्याय जिनके साथ हुआ है। तो वहीं पिहोवा सरस्वती तीर्थ पर 6 वाटर कूलरों को चोरी करने का प्रयास किया गया, लेकिन चोर वाटर कूलरों को चोरी नहीं कर सके। लेकिन चोर कुछ वाटर कूलरों के
टूटियां चुरा ले गए। सूचना मिलते ही नगर पालिका के सचिव मोहन लाल ने आज मौके का निरीक्षण किया और पुलिस को सूचित करने की बात कही। नगर पालिका के सचिव मोहन लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सरस्वती तीर्थ पर चैत्र चौदस मेले के दौरान 6 वाटर कूलर नए लगाए गए थे ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। बीते दिन उनकी जानकारी में आया था कि वाटर कूलर को चोरी करने का प्रयास किया गया है, जिसको लेकर आज वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने सभी वाटर कूलर का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि वाटर कूलर को तो चोर चोरी नहीं कर सके, लेकिन चोर कुछ वाटर कूलर की टूटियां चुरा कर ले गए हैं। उन्होंने कहा कि दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए वो पुलिस को इसकी सूचना देंगे। मैं ये कहूंगा, ये सरस्वती चैत्र चौदस मेले के दौरान अपने B&R की इलेक्ट्रिकल विंग ने 6 वाटर कूलर आम जन के लिए लगाए गए थे। आज कल ना मुझे पता लगा भाई कुछ शरारती तत्वों ने यहाँ चोरी मतलब करने के इरादे से जो वाटर कूलर हैं उनको काफी नुकसान पहुंचाया गया है। आज मैंने जेई नगर पालिका के साथ मौके पे निरीक्षण किया तो इसमें से एक काफी मतलब टुंटियां वगैरह भी चोरी हो चुकी है। इसके अलावा जो कूलर है उसको भी चुराने का प्रयास किया गया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। अभी तक हमें ये जो 6 के 6 वाटर कूलर है ना, ये अभी तक हमें हैंड ओवर नहीं हुए हैं। ये जैसे ही हैंड ओवर होते हैं इनको किसी एक एजेंसी को मेंटेन करने के, मैं ये कहूंगा ये सरस्वती। तो वहीं सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह की इकाई द्वारा आज 1 दिवसीय धरना दी गई, जिसमें दर्जनों झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता गण शामिल हुए। वहीं सदर विधायक और राज्य के मंत्री सुदीप कुमार सोनू भी इस धरने में शामिल होकर कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नजर आए। धरना के माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की है। इस दौरान पत्रकारों से मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने बात करते हुए कहा कि धर्म कोड के मुद्दे में झारखंड मुक्ति मोर्चा अड़िग है और देश के 12 करोड़ आदिवासियों की आवाज झारखंड मुक्ति मोर्चा बनेगी। यही दिसोम गोरुस, शिबू सोरेन और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच है। आगे उन्होंने कहा कि देश के 12 करोड़ आदिवासियों की सरना धर्म कोड की मांग को लेकर अब आंदोलन तेज है। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा की जाएगी, इसकी शुरुआत हो चुकी है। के मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज सड़कों पर उतरकर महाधरना के माध्यम से अपनी बात प्रेषित की है। देश के 12 करोड़ आदिवासियों की आवाज झारखंड मुक्ति मोर्चा बनेगा। देशों गुरु शिबू सोरेन की सोच और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में देश के 12 करोड़ आदिवासियों को सरना धर्म कोड दिलाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा हर संघर्ष के मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज। और चलिए बड़ी जानकारी की ओर रुख करेंगे। अवैध हथियार, गोला बारूद और विस्फोटकों की तस्करी का मामला सामने आया है। मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई की गई है। 3 और आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। मिजोरम के रहने वाले हैं तीनों आरोपी। 6 दिसंबर 2024 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में विद्रोहियों को अवैध हथियार, गोला बारूद और विस्फोटकों की तस्करी और आपूर्ति से संबंधित एक मामले में 3 और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। तीनों आरोपियों की पहचान वनलाल देलोवा, लाल मुआन पुया और लाल रिचुंगा उर्फ अल्बर्ट के रूप में हुई है, जो मिजोरम के रहने वाले हैं। उनके आवासों पर तलाशी के दौरान हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री जब्त किए गए हैं। बाद में 6 दिसंबर 2024 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जांच से पता चला है कि तीनों ने उग्रवादी समूहों को हथियार वितरित करके मणिपुर में आतंकवाद गतिविधियों का समर्थन करने और जातीय हिंसा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।